हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का एक चैप्टर शीत युद्ध को कवर करेंगे। देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शीत युद्ध को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। शीत युद्ध क्या है, इसके क्या कारण थे, आखिर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, कई सारी बातों को हम शीत युद्ध से संबंधित आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और एट द एंड वीडियो को देखेंगे अगर आप, तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि शीत युद्ध का क्या अर्थ था, क्या मीनिंग थी इसकी। तो शीत युद्ध देशों के बीच तनाव की वह स्थिति है जिसमें प्रत्येक पक्ष खुद को मजबूत और दूसरों को कमजोर करने की नीति अपनाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का प्रारंभ अमेरिकी गुट और सोवियत गुट के बीच में हुआ था। देखो दोस्तों, सिंपल है, शीत युद्ध का क्या मतलब होता है। शीत युद्ध का मतलब यही है कि दो देशों के बीच या कुछ देशों के बीच जो तनाव की स्थिति होती है, जिसमें हमेशा लगता है कि युद्ध होने की संभावना है बट युद्ध होता नहीं है। तो सोवियत गुट और अमेरिकी गुट में तनाव, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने क्या देखा, अमेरिकी गुट और सोवियत गुट दोनों ही गुटों के बीच में तनाव उत्पन्न हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे से जलने लगते हैं, दोनों ही गुट एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं और कई बार ऐसा समय आता है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि दोनों ही गुटों में युद्ध छिड़ जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो युद्ध होता नहीं है शीत युद्ध में, बट हमेशा तनाव की स्थिति और युद्ध की स्थिति बनी रहती है। शीत युद्ध में हमेशा ही एक गुट दूसरे गुट को कमजोर करने की नीति को अपनाता है। इसके लिए अगर उसे कुछ भी करना पड़े तो वो हर एक ऐसे तरीके अपनाता है जिससे कि सामने वाला ग्रुप कमजोर हो जाए। तो देखो दोस्तों, यहाँ तक सिंपल है, शीत युद्ध का मतलब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आखिर शीत युद्ध का क्या कारण था, इसका उदय किस किस प्रकार से हुआ। बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस एक महाशक्ति के रूप में उभरा जो कि पश्चिमी शक्तियों को अरुचिकर था। प्रारंभ में पश्चिमी शक्तियां रूस में स्थापित कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ थी और अमेरिका ने 1933 तक रूस से किसी भी प्रकार के राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ, परंतु उनके बीच अविश्वास कम नहीं हुआ। रूस ने जर्मनी से युद्ध करने में देरी की। देखिए दोस्तों, रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, इसको हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो बोल्शेविक क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस में क्रांति के फलस्वरूप वहां के राजा को हटा दिया गया था और साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी, जो कि पश्चिमी देशों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जो पश्चिमी देश थे, पश्चिमी देश स्पेशली जो फ्रांस था, जो ब्रिटेन था, जो अमेरिका था, ये जो देश थे ये पूरी तरह साम्यवाद विरोधी थे। यहाँ तक कि जर्मनी, इटली भी साम्यवाद का पूरी तरह विरोध करते थे। तो जो पश्चिमी देश थे, जो महाशक्तियाँ थी पहले प्रथम विश्व युद्ध में या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो महाशक्तियाँ थीं, उन्हें रूस पसंद नहीं था। उन्हें रूस का जो साम्यवादी जो विचारधारा थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो रूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। रूस में बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी, लेकिन अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के साथ 1933 तक कोई राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए। राजनयिक संबंध का मतलब होता है कि राजदूतों वगैरह को भेजा नहीं या कोई राजनीतिक संबंध स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये स्थिति कैसी थी, जो पश्चिमी देश थे वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे रूस को, साम्यवाद को। तो इस तरह दोनों ही देशों के बीच मित्रता नहीं थी, नाम मात्र की मित्रता थी भी, बट ऐसा कोई मतलब मित्रता नहीं थी और शत्रुता भी कुछ खास नहीं थी। बट हाँ, इतना जरूर था, जो पश्चिमी देश थे वो साम्यवाद को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अब क्या होता है कि जो मित्र राष्ट्र होते हैं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आता है, हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी आपको याद होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी रूस ने मित्र राष्ट्रों का ही साथ दिया था। बट फिर जब रूस में बोल्शेविक क्रांति होती है तो रूस बोल्शेविक क्रांति के बाद अपने आप को प्रथम विश्व युद्ध से हटा लेता है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी मित्र राष्ट्रों का साथ रूस देता है। रूस जो है वो मित्र राष्ट्रों के साथ, मित्र राष्ट्र का मतलब है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इनके साथ रूस मिल जाता है, इनके साथ सहयोग करके युद्ध लड़ता है। बट फिर भी रूस और पश्चिमी देशों के बीच अविश्वास बना रहता है।
इसे आप थोड़ा-सा यूँ समझ सकते हैं कि आप एक ऐसे दोस्त को मतलब दोस्त बना रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को दोस्त बना रहे हैं, जिस पर आप पूरी तरह विश्वास नहीं करते। तो आप समझ सकते हैं कि उसके साथ आपकी दोस्ती कैसी होगी। तो रूस को इन्होंने मित्र राष्ट्रों में शामिल किया, बट रूस के साथ अविश्वास बना हुआ था, गहरा विश्वास नहीं था, क्योंकि दोस्ती तो वहीं पर टिकती है जहाँ पर विश्वास होता है। और रूस के साथ यहाँ पर कई सारे इंसिडेंट हुए थे जिसके कारण अविश्वास बना हुआ था। एक इंसिडेंट ये भी था कि रूस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध करने में थोड़ी देरी भी की थी। इसके अलावा अमेरिका ने परमाणु बम के निर्माण का कार्य गोपनीय बनाए रखा। रूस ने जापान पर अचानक आक्रमण कर दिया और जापान के क्षेत्रों पर कब्जा भी किया, जिससे पश्चिमी शक्तियां नाराज थीं। विपरीत विचारधारा, पूंजीवादी, समाजवादी और जो विचारधारा थी वो दोनों ही गुटों की या दोनों ही देशों की जो विचारधारा थी, अमेरिका और रूस की, वो दोनों ही विचारधाराएं एक दूसरे की बिल्कुल विपरीत थी, एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट। आपसी अविश्वास के इन उदाहरणों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद तीखी प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न हुई, जो शीत युद्ध के रूप में विकसित हुई। तो देखो दोस्तों, सिंपल है कि आखिर शीत युद्ध क्यों शुरू हुआ था, क्या कारण थे शीत युद्ध के शुरू होने से। तो बिल्कुल सिंपल है। देखो, बोल्शेविक क्रांति हुई थी रूस में, जिसको पसंद नहीं किया पश्चिमी देशों ने। देखो, पश्चिमी देशों का मानना था कि रूस में क्रांति हुई है और राजा को हटा दिया गया है, तो हमारे देश में भी कहीं क्रांति ना हो जाए। स्पेशली रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी, साम्यवाद जो कि पूंजीवाद का पूरी तरह विरोध करता था। तो इन देशों को डर था कि हमारे यहाँ कहीं साम्यवाद पैदा ना हो जाए या साम्यवादी क्रांति ना हो जाए, इसलिए इन्होंने पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया साम्यवादी विचारधारा पर। इसके साथ ही इन्होंने एक ऐसा बिहेवियर अपनाया रूस के प्रति। देखो, एक तरफ तो ब्रिटेन जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपना रहा था, जर्मनी की विस्तारवादी नीति का भी समर्थन कर रहा था ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि जो हिटलर था वो साम्यवाद का विरोधी था, इसलिए। और दूसरी तरफ फिर वो वर्ल्ड वॉर में रूस का साथ मांगते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस को शामिल करते हैं। तो आप खुद समझिए, एक तरफ वो जर्मनी इटली का साथ देते हैं जो कि साम्यवाद का पूरी तरह विरोध करते थे, और फिर उन्हीं के खिलाफ लड़ने के लिए रूस को अपने साथ मिलाते हैं। तो ऐसी जो नीतियां थी इन लोगों की, वो सही नहीं थी। और जाहिर सी बात है, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इन्होंने रूस को कभी पसंद ही नहीं किया। तो क्या रूस को ये बात पता नहीं थी? रूस को भी पता था ये। तो इसीलिए भले ही रूस मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, बट इनके बीच अविश्वास बना हुआ था, जो ट्रस्ट था वो नहीं था इनके बीच। पश्चिमी देश आपसी ट्रस्ट कर रहे थे, बट रूस पर इतना विश्वास नहीं करते थे, और रूस भी इतना विश्वास इन देशों पर नहीं कर रहा था। इसके साथ ही रूस ने जर्मनी से युद्ध करने में थोड़ी देरी की थी, तो रूस में भी ये कमी थी कि उसने युद्ध थोड़ा देर से शुरू किया जर्मनी के खिलाफ, मतलब थोड़ा सा संकोच किया। और अमेरिका ने एक बड़ा काम यहाँ पर ये कर दिया, जिसके कारण तनाव दोनों ही देशों के बीच विकसित हुआ। वो ये था कि अमेरिका परमाणु बम का निर्माण कर रहा था और रूस को ये पता नहीं। भाई, जब आप एक ग्रुप में हो, एक ग्रुप में होते हुए भी आप किसी चीज़ का मतलब कोई एक ग्रुप में हो आप, तो आपको कुछ तो पता होना चाहिए। तो अमेरिका ने परमाणु बम का निर्माण का जो कार्य था उसको गोपनीय रखा, उसको गुप्त रखा था, और रूस को बिल्कुल भी खबर नहीं थी। और फिर वो क्या करता है अमेरिका, जापान पर उसका प्रयोग करता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। तो यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि अमेरिका के द्वारा जो परमाणु बम का जो मतलब जो निर्माण कार्य था उसको गोपनीय रखा गया था। इस कारण से भी दोनों ही देशों के बीच, स्पेशली अमेरिका और रूस के बीच, तनाव उत्पन्न हुआ। और जब रूस ने जापान के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था भाई, क्योंकि जापान तो भाई विरोधी पक्ष था, तो रूस ने जापान पर आक्रमण किया और युद्ध में फिर उसके कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, तो पश्चिमी देश इससे नाराज हो गए। तो यहाँ पर यही तनाव उत्पन्न हो रहा था। और सबसे बड़ी जो दोस्तों जो शीत युद्ध शुरू होने का जो सबसे बड़ा कारण था वो था इनकी विचारधाराएं। जब आप इसे लिखेंगे ना तो काफ़ी डिटेल में लिख सकते हैं, बहुत कुछ आप वैसे इसे पहले से आप काफ़ी जानते होंगे। बट यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इनकी जो विचारधाराएं थी वो इतनी ज़्यादा अलग थी एक दूसरे से, जिसके कारण तनाव उत्पन्न होना और दोनों के बीच अविश्वास होना स्वाभाविक था। साम्यवादी विचारधारा पूंजीवाद का पूरी तरह विरोध करती है, साफ तौर पर विरोध करती है, इनडायरेक्टली भी नहीं। पूंजीवाद साफ तौर पर समाजवाद का विरोध करता है। तो ये जो
विचारधाराएं थी बिल्कुल अपोजिट थी। तो विचारधाराएं अलग थी, दोनों में अविश्वास था, दोनों ने ऐसे कार्य किए जो एक दूसरे के विरुद्ध थे। तो कई सारे इन सभी कारणों के कारण दोनों में अविश्वास उत्पन्न हुआ, और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो दोनों ही एक दूसरे से कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं, और इस फिर कंपटीशन के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि आखिर शीत युद्ध के उदय का क्या कारण था, उदय किस प्रकार से हुआ और इसके क्या कारण थे। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं शीत युद्ध के चरण के। देखो दोस्तों, सारी बातें होंगी, सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपको जितना पता होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग ही की जा रही हैं। तो ये मत सोचना कि कुछ कम है कुछ ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जितना आसानी से समझ सकें उस लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहें, और भी बातें हैं, सारी चीज़ें कवर होंगी। तो कोई भी कन्फ्यूज़न है तो अभी आपकी सॉल्व हो जाएगी, बस आप वीडियो पूरा देखते रहिए। देखो दोस्तों, ये जो शीत युद्ध है अब ये इतने लंबे टाइम तक चला था, इसी कारण से इसको हमने कई फेजेस में बांट दिया है। हमने ही नहीं, जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि शीत युद्ध को कई चरणों में बांट दिया गया है। इसीलिए इसके कई चरण हैं। नॉर्मली इसके 6 चरण हमने बनाए हैं, तो 6 में से हम पहला जो चरण है वो देख लेते हैं। तो शीत युद्ध की जो राजनीति थी उसके 6 चरण हैं। नॉर्मली आप कितने भी चरण में वैसे बांट सकते हैं, बट यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर हम पहला चरण देख रहे हैं, जो कि 1946 से लेकर 1949 तक का माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के इस अंत के साथ ही दोनों महाशक्तियों में तनाव शुरू हो गया। अमेरिका पूर्वी यूरोपीय देशों में स्वतंत्र चुनाव करवाना चाहता था, परंतु सोवियत संघ रूस ने वहां के कई देशों में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना करवाई। अमेरिका ने तुर्की और ग्रीस में पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना में मदद की। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर इस पहले चरण में क्या क्या हुआ। तो पहले चरण में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म होता है तो दोनों ही महाशक्तियों के बीच तनाव शुरू हो जाता है। आपको पता ही होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म कैसे हुआ था, परमाणु बम के प्रयोग के बाद। न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग किया गया था अमेरिका के द्वारा। उसके बाद ही फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है और महाशक्तियों के बीच तनाव उत्पन्न होता है। और महाशक्तियां रह कौन जाती हैं? अमेरिका और रूसी तो बचते हैं, बाकी तो जो बड़ी महाशक्तियां थी वो युद्ध के कारण खत्म हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस। तो अब तनाव शुरू हो जाता है, पहले चरण में हम देखते हैं। इसके अलावा जो अमेरिका था वो चाहता था कि पूर्वी यूरोपीय जो देश हैं, जैसे कि पोलैंड वगैरह हो गया है, दूसरे जो देश थे वहाँ पर स्वतंत्र चुनाव हो। लेकिन रूस क्या करता है, वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना करवा देता है। तो इससे भी तनाव उत्पन्न होता है, प्रथम चरण में हमने देख रहे हैं। इसी बीच तुर्की में और ग्रीस में पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना अमेरिका के द्वारा की जाती है। अमेरिका मदद करता है वहाँ पर पूंजीवाद की स्थापना हो। मतलब दोनों ही गुटों के बीच, महाशक्तियों के बीच अपनी विचारधाराओं पर बल दिया जाता है, और उसके फैलाव के कारण तनाव उत्पन्न मतलब तनाव बढ़ता जाता है। 1947 में अमेरिका ने मार्शल योजना की घोषणा की। मार्शल योजना, एक तरफ अमेरिका ने मार्शल योजना की घोषणा की तो दूसरी तरफ रूस ने मोल्टोवो योजना की घोषणा की और कॉमन फॉर्म की स्थापना की। देखो, जो अमेरिका था वो पश्चिमी यूरोपीय जो महाशक्तियां थी, पहले फ्रांस, ब्रिटेन, यहाँ तक कि जो दूसरे देश थे जर्मनी वगैरह जो पश्चिमी जर्मनी वगैरह का एरिया था, इटली वगैरह थे। तो ये जो स्टेट थे, जो महाशक्तियां थी, जिनके युद्ध में हालत खराब हो चुकी थी, इनकी मदद करने के लिए मार्शल योजना लाता है। स्पेशली ब्रिटेन, फ्रांस, इनकी मदद करने के लिए मार्शल योजना अमेरिका के द्वारा घोषित की जाती है। देखो, मार्शल योजना में यही था कि ये जो जिनकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी उनकी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना, उनको मदद देना। बट जाहिर सी बात थी, अमेरिका मार्शल योजना की घोषणा करके पूंजीवादी गुट को मजबूत बना रहा था, ताकि पूंजीवादी जो गुट है, स्पेशली ब्रिटेन, फ्रांस, कौन है भाई पूंजीवादी के मुख्य समर्थक हैं, ये इनको मजबूत बना रहा था। ठीक है, ताकि पूंजीवादी पक्ष मजबूत हो सके। और दूसरी तरफ अब रूस ने कंपटीशन करते हुए एक मोल्टोवो योजना बना दी, जिसमें उसने जो साम्यवादी देश थे उनके समूह को पैसा दिया, या उनके समूह को, साम्यवादी देशों के समूह को मजबूत बनाने पर बल दिया, और उन्हें एक कॉमन फॉर्म के रूप में इकट्ठा किया, एक संघ के रूप में इकट्ठा किया। अमेरिका ने 1949 में नाटो यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना की।
स्टालिन की मृत्यु तथा अमेरिका में शासन बदलने के बाद शीत युद्ध ने एक पड़ाव ले लिया। अब देखिए दोस्तों, इस चरण में हम पहले चरण में हम देखते हैं कि अमेरिका 1949 में नाटो की स्थापना करता है। अब प्रथम चरण में हम देखते हैं कि अमेरिका एक बड़े सैनिक संगठन की स्थापना करता है जिसका नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन था, जिसमें प्रमुख पूंजीवादी देश शामिल थे। तो एक प्रमुख सैनिक संगठन था ये, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी भी एक देश पर आक्रमण होता है तो सभी देश, वो पूरे नाटो सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाएगा और सभी देश फिर उसका मुकाबला करेंगे। तो जो ये तो तनाव में और भी ज़्यादा वृद्धि करने वाला एक मतलब एक पड़ाव इसे आप कह सकते हैं। और इसी बीच जब कुछ समय बाद इसी समय स्टालिन की मृत्यु हो जाती है। स्टालिन जो थे वो रूस के सोवियत संघ के प्रमुख नेता थे, जो कि कठोर, इनका बिहेवियर काफ़ी कठोर था। इनके कारण जो शीत युद्ध का तनाव था वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है और अमेरिका में भी भाई शासन बदल जाता है, दूसरा शासन आता है, तो शीत युद्ध का एक पड़ाव पूरा होता है। एक जो फेस था, पहला जो चरण था वो पूरा हो जाता है। फिर अब एक नया अध्याय के रूप में शीत युद्ध थोड़ा सा शुरू होता है। तो प्रथम चरण में हमने देख लिया कि तनाव बहुत ज़्यादा था और इसमें हमने देखा नाटो जैसे संगठन की भी स्थापना की गई थी। तो प्रथम चरण को हमने शीत युद्ध का देख लिया। अगर हम बात करें अब दूसरे चरण की, तो दूसरा चरण 1949 से लेकर 1953 तक का माना जाता है। इस चरण ने कुछ शांति के संकेत दिए। 1945 में मास्को सम्मेलन में कोरिया में स्थिरता लाने पर विचार हुआ। कोरिया के मामले को संयुक्त राष्ट्र में भेजा गया। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ने 1953 में शांति संधि पर हस्ताक्षर किए, परंतु तनाव बना रहा। इस चरण में दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे के प्रभाव को कम करने की कोशिश की। तो देखिए दोस्तों, जो दूसरा चरण था पहले के मुकाबले उसमें थोड़ा सा तनाव में थोड़ा सा शांति के संकेत मिले, लेकिन तनाव बना रहा। यहाँ पर जो मुद्दा था दोनों ही देशों के बीच में, महाशक्तियों के बीच में तनाव का, वो था कोरिया। उत्तर कोरिया का समर्थन रूस के द्वारा यानी कि सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था और दक्षिण कोरिया का समर्थन अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था। वैसे तो ये पहले कोरिया ही था, फिर बाद में इसको बांट दिया जाता है, जिस कारण से दोनों ही देशों के बीच, दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के बीच तनाव उत्पन्न होता है, संघर्ष होता है। लेकिन जब 1953 में शांति संधि पर हस्ताक्षर करते हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, तो ये चरण जो है शीत युद्ध का दूसरा चरण समाप्त होता है। लेकिन तनाव बना रहता है और आज ये तनाव तो हम आज भी देख सकते हैं कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच आज भी ये तनाव बना हुआ है और शीत युद्ध की राजनीति का ही एक परिणाम माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे चरण की, तो वो शुरू होता है 1953 से लेकर 1957। 1953 से 1957 तक तीसरा चरण शीत युद्ध का माना जाता है। अमेरिका ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन यानी कि सीटो की स्थापना तथा केंद्रीय संधि संगठन सेंटो की स्थापना की। ठीक है, ये दोनों दो संगठन बनाए थे अमेरिका ने। और रूस ने 1955 में 12 देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर वार्सा पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया और ऐसा लग रहा था कि युद्ध अनिवार्य था, लेकिन उन्होंने संयम बनाए रखा। अब यहाँ पे समझो, जो तीसरा चरण था शीत युद्ध का, इसमें हमें क्या देखने को मिला? इसमें हमें अमेरिका के द्वारा दो संगठन देखने को मिलते हैं, सीटो और सेंटो। इनका प्रमुख जो उद्देश्य था वो यही था कि जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं उनको अमेरिकी गुट में शामिल किया जाए, अमेरिका का जो पूंजीवादी गुट है उसमें शामिल किया जाए। केंद्रीय संधि संगठन का भी यही उद्देश्य था। तो अमेरिका अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इनकी स्थापना करता है और फिर इसके जवाब में यूएसएसआर यानी कि रूस के द्वारा भी फिर वार्सा पैक्ट पर हस्ताक्षर किया जाता है, जिसमें कि रूस के समर्थन में 12 देश उसके साथ आ जाते हैं। तो ये एक प्रमुख यहाँ पर कुछ संगठन दिखाई देते हैं जो कि बिल्कुल अपोजिट थे। तो इससे तनाव में ज़्यादा वृद्धि होती है और इसी समय हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया जाता है और ऐसा लगता है इस दौरान कि युद्ध होना अनिवार्य था। ऐसा लग रहा था कि युद्ध कभी भी हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा तनाव की स्थिति तीसरे चरण में हमें दिखाई देती है, लेकिन फिर भी युद्ध को टाल दिया जाता है। दोनों ही महाशक्तियाँ संयम बनाए रखती हैं। इसके बाद आता है चौथा चरण, जो कि 1957 से 1962 तक का माना जाता है। 1959 में खुरुशेव ने अमेरिका की यात्रा की थी। देखो दोस्तों, ये जो चौथा चरण था इसमें एक प्रमुख जो घटना थी वो ये थी कि 1959 में
क्रुश्चेव जो कि यूएसएसआर के राष्ट्रपति होते हैं, उस टाइम पे महासचिव होते हैं, साम्यवादी जो पार्टी थी वहाँ उसके रशिया के प्रमुख होते हैं, जो कि अमेरिका की यात्रा करते हैं। तो इस टाइम पर ऐसा लगा था कि तनाव में काफ़ी कमी आएगी और थोड़ा सा शांति की उम्मीद जगी थी यहाँ पर। ऐसे थोड़ा सा ऐसा एहसास हुआ था विश्व को। लेकिन इस समय अमेरिकी जासूस विमान को रूस ने एक मार गिराया। एक हमले में रूस द्वारा बर्लिन की दीवार का निर्माण किया गया। तो ये ऐसी घटनाएं थी जिससे तनाव में वृद्धि हुई, और ये तनाव तब और ज़्यादा बढ़ गया जब इसी चरण में 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो परमाणु हथियार थे उनको अमेरिका के बहुत ही पास क्यूबा में स्थापित कर दिया जाता है यूएसएसआर के द्वारा। तो एक बहुत ही बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता है, और क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में आप पहले ही काफ़ी कुछ जानते होंगे। तो अब क्यूबा मिसाइल संकट के कारण अमेरिका और यूएसएसआर दोनों के बीच ही बहुत ही ज़्यादा तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो चरण था इसमें बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न हो जाता है, और ऐसा लग रहा था कि युद्ध कभी भी हो सकता है, इसमें ज़्यादा युद्ध की संभावना थी। लेकिन फिर संयुक्त राष्ट्र यूएन के अध्यक्ष की उपस्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी तथा सोवियत राष्ट्रपति क्रुश्चेव के बीच बातचीत होती है, और फिर जो ये संकट था इसको हल कर लिया जाता है। और जो यूएसएसआर था, जो अपनी मिसाइल को क्यूबा में भेज रहा था, अमेरिका के विरुद्ध खड़ी कर रहा था मिसाइल्स को, वो अपनी मिसाइलों को, या जो अपने बेड़े होते हैं लड़ाकू, उनको वापस बुला लेता है। तो इससे यहाँ पर ये जो तनाव था वो खत्म होता है। मतलब तनाव तो बना ही रहता है, बट ये जो युद्ध की संभावना थी वो खत्म होती है। इसके बाद आता है पांचवा चरण। तो शीत युद्ध का पांचवा चरण 1962 से लेकर 1969 तक चलता है। इसमें दोनों ही जो देश थे, दोनों ही जो महाशक्तियां थी, उनके बीच थोड़े से सहकारी संबंध उत्पन्न होते हैं। दोनों ही महाशक्तियां परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर 1968 में हस्ताक्षर करते हैं, ताकि जो परमाणु हथियारों का जो निर्माण है उस पर रोक लगाई जा सके, उसको कम किया जा सके। इसके अलावा निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। अब निशस्त्रीकरण, जो हथियारों का जो निर्माण लगातार हुआ जा रहा था, उस पर रोक लगाने के लिए निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा दिया जाता है। हालांकि वियतनाम युद्ध और जर्मनी में समस्या के कारण शीत युद्ध जारी रहा। तो दोनों ही महाशक्तियों के बीच थोड़ा सा सहयोग उत्पन्न होता है, बातचीत उत्पन्न होती है, लेकिन क्योंकि वियतनाम युद्ध चल रहा होता है इसी दौरान, और जर्मनी में भी समस्या होती है इस पांचवें चरण में, तो इसीलिए इस चरण में भी शीत युद्ध जारी रहता है। दोनों ही शक्तियों के बीच तनाव जारी रहता है। इसके बाद आता है शीत युद्ध का छठा चरण, जो कि 1969 से लेकर 1978 तक रहता है। इस छठे चरण में शांतिपूर्ण समझौतों की, दोनों ही महाशक्तियों के बीच शांतिपूर्ण समझौतों की एक श्रृंखला देखने को मिली। दोनों महाशक्तियां करीब आई इस चरण में, परंतु 1971 में बांग्लादेश संकट तथा मिस्र इजराइल युद्ध के होने से दोनों ही महाशक्तियों के बीच तनाव बना रहा। तो देखो दोस्तों, जो छठा चरण था शीत युद्ध का, उसमें कई सारे सहयोग हुए उसमें भी। जैसे कि पांचवें चरण में हम देख रहे थे कि दोनों शक्तियां करीब आ रही थी लेकिन तनाव बना था, तो छठे चरण में भी दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे के करीब आ रही थी, बातचीत जारी थी, बट फिर भी कुछ संकट उत्पन्न हुए, जैसे कि बांग्लादेश संकट, जिसमें भारत के साथ यूएसएसआर था और पाकिस्तान के साथ अमेरिका था। तो जिसके कारण दोनों ही महाशक्तियां फिर से आमने सामने आ जाती हैं, और फिर मिस्र इजराइल का युद्ध होता है। तो उनके युद्ध में भी दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे के सामने आती हैं, और दोनों ही में ही तनाव को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद आता है अंतिम चरण, जो कि 1979 से लेकर 1987 तक माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो शीत युद्ध के जो चरण थे वो 7 चरणों की हमने बात कर ली है। जो अंतिम चरण है वो 7वां चरण है, जो कि 1979 से शुरू होता है। यहाँ से बहुत ही अलग फेस हमें देखने को मिलता है। इस दौरान शीत युद्ध में कुछ परिवर्तन देखने को मिले, जिसके कारण विद्वानों ने इस चरण को नव शीत युद्ध के रूप में संदर्भित किया। सॉल्ट द्वितीय संधि पर एक संधि थी, जिसमें कि जो परमाणु परीक्षण वगैरह होता है उस पर नियंत्रण रखने के लिए, उसको कम करने के लिए संधि हस्ताक्षरित की गई दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा।
लेकिन यहाँ पर याद रखना 1979 में अफगानिस्तान में दोनों शक्तियों ने हस्तक्षेप किया। अमेरिका ने सॉल्ट द्वितीय संधि को अस्वीकार कर दिया। 1980 के मास्को में होने वाले ओलंपिक का अमेरिका ने बहिष्कार किया और सहयोग की स्थिति समाप्त हो गई। तो देखो दोस्तों, ये जो अंतिम चरण था शीत युद्ध का, इसमें हमें कई सारी बड़ी घटनाएं देखने को मिली। सबसे बड़ी इसमें ये था कि इसमें स्पेशली यूएसएसआर अफगानिस्तान में अपनी सेनाओं को भेजता है, जिसके कारण तनाव बढ़ जाता है। और यहाँ पर ऐसे परिवर्तन दिखाई देते हैं शीत युद्ध में, कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जिसके कारण जो विद्वान हैं वो इसको नए शीत युद्ध का नाम देते हैं। तो ये जो अंतिम चरण है, इसको नव शीत युद्ध भी कहा जाता है। और इसी में सॉल्ट द्वितीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया था दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा। लेकिन बढ़ते मतभेद के चलते अमेरिका ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया और मास्को में यानी कि यूएसएसआर में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा था उसका भी अमेरिका ने बहिष्कार किया। उसमें अमेरिका ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और इस तरह हम देखते हैं कि जो नया शीत युद्ध का दौर था, अंतिम जो चरण था 1987 तक, दोनों ही महाशक्तियों में जो सहयोग की स्थिति पहले उत्पन्न हो रही थी वो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, अंतिम चरण में हमने ये देखा कि दोनों ही जो गुट थे उनके बीच सहयोग खत्म हो जाता है। अब इसी में हमें शीत युद्ध को नए शीत युद्ध को देखना है। ये जो अंतिम चरण था, इसी में नया शीत युद्ध शुरू होता है और इसको थोड़ा सा विस्तार से हमें देखना है। शीत युद्ध 1979 के पश्चात 1979 के पश्चात अपना नया स्वरूप ग्रहण करता है। अब शीत युद्ध का विस्तार यूरोप से आगे बढ़कर एशिया एवं अफ्रीका में भी हो गया। वस्तुतः इन महाद्वीपों के विभिन्न देशों में राष्ट्रों के आपसी मतभेद को बनाए रखकर शीत युद्ध के दौर में अपनी शक्ति प्रदर्शन का अवसर महाशक्तियों ने खोजा। देखो दोस्तों, जब हम नए शीत युद्ध को देखते हैं तो वो शुरू होता है 1979 के बाद से। 1979 के बाद हम देखते हैं कि जो महाशक्तियां थी वो यूरोप तक सीमित नहीं रहती हैं। अब जो दूसरे महाद्वीप थे, जो दूसरे जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया या दूसरे महाद्वीप थे, वहां पर दो देशों के बीच जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, मतभेद थे, उनको इन महाशक्तियों ने बनाए रखा और अपना शक्ति प्रदर्शन किया और आपसी मतभेद को भी इन्होंने बनाए रखा। नव शीत युद्ध के दौर में महाशक्तियों ने अंतरिक्ष तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने की पहल की। उपग्रह प्रक्षेपण की प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, जिसे स्टार वॉर के नाम से जाना जाता है। अब एक वॉर शुरू हो गई, कौन सी? जो अंतरिक्ष के लिए जो वॉर थी वो ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ी। मतलब अब सैटेलाइट को भेजने के लिए कंपटीशन होने लगा दोनों ही महाशक्तियों में कि कौन सबसे पहले कौन सी सैटेलाइट्स या उपग्रह अंतरिक्ष में भेजेगा। इसी तरह पूंजीवादी लोकतांत्रिक शक्तियों ने मानव अधिकारों की सुरक्षा के नाम पर साम्यवादी शासन की आलोचना की। फलतः महाशक्तियों के बीच तनाव बढ़ा। तो देखो दोस्तों, हमने नव शीत युद्ध में भी यही देखा कि दोनों ही जो महाशक्तियां थी, अमेरिकी गुट और सोवियत गुट, दोनों ही महाशक्तियों में तनाव बढ़ता है। अब बात करते हैं तनाव शैथिल्य की, कि हमने अभी यहाँ पर तनाव को देख लिया। शीत युद्ध के दौरान बहुत ज़्यादा तनाव दोनों ही महाशक्तियों के बीच देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं तनाव में किस तरह से यहाँ पर कमी देखी गई दोनों ही महाशक्तियों के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका एवं सोवियत संघ के तनावों में कमी लाने वाली प्रक्रिया को तनाव शैथिल्य के नाम से जाना जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। स्टालिन के पश्चात आए ख्रुश्चेव ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना पर बल दिया और साम्यवाद एवं पूंजीवाद के बीच वैचारिक टकराव में कमी लाने का प्रयास किया। इसके अलावा अमेरिका एवं सोवियत प्रमुख के बीच सीधी वार्ता सेवा स्थापित होने से आपसी संवाद को बढ़ावा मिला। इससे भी तनाव में कमी आई। देखो दोस्तों, तनाव शैथिल्य का यहाँ पे मतलब है कि दोनों ही महाशक्तियों के बीच तनाव किस तरह से कम हुआ। तो इसके कई कारण थे। देखो, शीत युद्ध के दौरान बहुत ज़्यादा तनाव था, बट बीच बीच में हमने देखा कि तनाव में धीरे धीरे कमी भी आई। जैसे कि जो स्टालिन था, पहले स्टालिन जो नेता था सोवियत संघ का, वो काफ़ी कठोर था, काफ़ी उसके टाइम पर बहुत ज़्यादा तनाव था दोनों ही महाशक्तियों के बीच। लेकिन जब ख्रुश्चेव आते हैं तो ख्रुश्चेव का जो ख्रुश्चेव थोड़ा सा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना पर बल देते हैं, जिस कारण से दोनों ही महाशक्तियों के बीच टकराव में थोड़ी कमी आती है। इसके अलावा
सोवियत नेता और अमेरिकी जो नेता थे उनके बीच में सीधी वार्ता होनी शुरू होती है। जैसे कि हम जानते हैं कई सारी वार्ताएं हुई थी शस्त्रीकरण को लेकर, निशस्त्रीकरण को लेकर कई सारी बातचीत डायरेक्टली हुई थी और कई सारी संधियां भी की थी। तो इससे भी तनाव में कमी आती है। देखो दोस्तों, यहाँ पर तनाव का मतलब यही है कि दोनों ही के ही बीच में जो संघर्ष चल रहा था वो उस संघर्ष में कमी आती है, जो मतभेद था उसमें कमी आती है। इसके साथ ही शस्त्रीकरण पर लगातार अत्यधिक खर्च करने से सोवियत अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, अतः यूएसएसआर ने शस्त्र कटौती पर बल दिया, इससे तनाव में कमी आई। अब यूएसएसआर की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें मतलब प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था ज़्यादा से ज़्यादा शस्त्रों का निर्माण करने के कारण। अब सेना पर ज़्यादा बल दिया जा रहा था यूएसएसआर में, क्योंकि कंपटीशन अमेरिका से वो कर रहा था, इस कारण से उसकी अर्थव्यवस्था खराब हो रही थी। उसने शस्त्र बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया। अब अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ा सही करने के लिए उसने शस्त्र निर्माण की जो स्पीड थी, हथियारों की जो स्पीड से वो मतलब बहुत तेज़ी से जो हथियारों का निर्माण कर रहा था, उसमें धीरे धीरे उसने कमी की, थोड़ा सा कटौती की। इससे भी दोनों ही देशों के बीच जो महाशक्तियाँ थी उनमें तनाव में थोड़ी कमी आई। इसके अलावा एक बड़ा कारण था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विकास से भी तनाव में कमी लाने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विकास ने भी तनाव में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वस्तुतः गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने निशस्त्रीकरण पर बल दिया। तो फ्रेंड्स, ये सभी कारण थे, बहुत इजीली आपको समझ में आ गए होंगे कि इन सभी कारण के कारण जो दोनों ही देश महाशक्तियां थी उनके बीच में जो तनाव था उसमें कमी आती है। तो यहाँ तक हमने काफ़ी बातें कर ली। अब हम बात करते हैं कि आखिर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा पूरी दुनिया पर। इसे प्रभाव भी कह सकते हैं और परिणाम भी कह सकते हैं। तो शीत युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा? पहले दो तरह के प्रभाव पड़े, एक नकारात्मक यानी कि नेगेटिव और एक सकारात्मक यानी कि अच्छे परिणाम, पॉजिटिव। नकारात्मक परिणाम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि शीत युद्ध से विश्व में भय और संदेह का वातावरण निर्मित हुआ, अतः असुरक्षा की भावना से निपटने के लिए राष्ट्रों ने शस्त्रीकरण पर बल दिया। इससे निशस्त्रीकरण की अवधारणा पर प्रहार हुआ। शीत युद्ध से विश्व स्पष्टतः दो गुटों में बंट गया। वस्तुतः महाशक्तियां अपने गुटों में संख्या वृद्धि करने के लिए विभिन्न राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगीं। फलतः नव स्वतंत्र देशों के आपसी संबंधों में कटुता उत्पन्न हुई। देखो दोस्तों, यहाँ पर दो नकारात्मक प्रभाव ये हैं कि एक तो ये है कि शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला, तो जो निशस्त्रीकरण की भावना थी वो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सभी देशों ने शस्त्रीकरण पर बल दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी, सभी ने देख लिया था ज़्यादा शस्त्र बनाने से क्या होगा। अगर विश्व में ज़्यादा शस्त्र होंगे तो उसका जो क्या नकारात्मक परिणाम पूरे विश्व पर पड़ेगा, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने बता दिया था। बट शीत युद्ध शुरू होने के बाद शस्त्रीकरण को और भी ज़्यादा बल दिया और सभी देशों ने शस्त्र निर्माण पर ही अपना ध्यान, हथियारों के निर्माण पर ही अपना ध्यान दिया, तो शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया। ये एक नकारात्मक प्रभाव था। इसके अलावा जो विश्व था वो दो गुटों में बंट गया। दो गुटों में बंटने से क्या हुआ कि जो महाशक्तियां थी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने गुट में शामिल करने की कोशिश की और उनके आंतरिक मामलों में, जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। इससे क्या हुआ, जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे उनमें आपस में ही कई तरह के जो मतभेद थे वो बने रहे और भी कड़े मतभेद उत्पन्न हो गए। जैसे कि दो स्वतंत्र देश थे, जैसे कि उत्तर कोरिया ले लो, और उत्तर कोरिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया। अब ये जो देश थे, अब इन दोनों ही देशों में आंतरिक रूप से हस्तक्षेप किया गया अमेरिका के द्वारा, यूएसएसआर के द्वारा। और इसका परिणाम ये हुआ कि दोनों ही जो पहले कोरिया हुआ करता था वो दो भागों में, एक नॉर्थ हो गया एक साउथ में बट गया। और ऊपर से आज भी हम देख सकते हैं कि दोनों ही जो देश हैं, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, उनके आपसी जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं है, बहुत ही बेकार हैं। तो इसका एक कारण यही है कि महाशक्तियों ने वहाँ की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया और दो जो गुटों में बट गया विश्व। उसका ही एक परिणाम है कि जो राष्ट्र हैं, जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे, उनके आपसी संबंध कुछ अच्छे नहीं हैं। जैसे कि अफ्रीका के राष्ट्र ले लो, जो अफ्रीका में जो देश है भाई, वो तो नए नए स्वतंत्र हुए, कौन से बहुत पहले से विकसित हैं वो, बट आपसी रिश्ते अच्छे नहीं हैं। क्यों नहीं है अच्छे रिश्ते? उसका कारण क्या है? ये जो शीत युद्ध है वही तो है एक कारण। और इसके अलावा मिडल ईस्ट ले लो, तो मिडल ईस्ट भी क्या है,
शीत युद्ध का ही परिणाम स्वरूप हम मिडल ईस्ट में देख सकते हैं कि जो रिलेशन है आपसी वो सही नहीं है देशों के। मिडल ईस्ट एशिया की बात कर रहा था मैं। ओके, अब इसके अलावा कई और नकारात्मक परिणाम थे, जैसे कि परमाणु युद्ध की समस्या विश्व के सामने उत्पन्न हुई। इसी क्रम में आतंक के संतुलन का दौर आया, अर्थात विभिन्न देश परमाणु शक्ति संपन्न बनने पर बल देने लगे। अब परमाणु को ये मान लिया गया कि भाई अगर परमाणु शक्ति आपके पास है तो आप सुरक्षित हो, क्योंकि असुरक्षा की भावना बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी दुनिया में। तो ये नकारात्मक परिणाम था, और इसी के चलते अब देशों ने क्या करना शुरू कर दिया, परमाणु हथियारों का निर्माण करना शुरू कर दिया, ताकि हम अपने देश को सुरक्षित कर सकें। तो जो परमाणु निशस्त्रीकरण का जो मतलब सिद्धांत था वो खत्म हो गया और परमाणु निर्माण को बढ़ावा मिला। शीत युद्ध से विभिन्न सैन्य संगठन जैसे नाटो एवं वार्सा संधि संगठन अस्तित्व में आए। इन प्रतिरक्षा संगठनों के निर्माण से सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को चोट पहुंची। फलतः संयुक्त राष्ट्र संघ की अवमूल्यन हुआ। अब शीत युद्ध के कारण दोस्तों, शीत युद्ध के कारण विश्व में ऐसी स्थिति पैदा हो गई, जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो संस्था बनाई गई थी उसकी अहमियत बहुत ही कम रह गई, ना कि बराबर रह गई। उसकी अहमियत बहुत ही कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि दोनों ही शक्तियां आपस में जब लड़ती थी, डायरेक्टली तो नहीं लड़ती थी बिल्कुल, बट ऐसे काम ये लोग करती थी जिस पर संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ नहीं कर पाता था। जैसे कि मान लो जो यूएसएसआर था, अब वो हंगरी में उसने हस्तक्षेप किया, अफगानिस्तान में उसने हस्तक्षेप किया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या कर लिया? कुछ नहीं किया। इसके अलावा अमेरिका ने वियतनाम वगैरह में हस्तक्षेप किया, तो क्या कर लिया संयुक्त राष्ट्र संघ ने? कुछ नहीं किया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी इम्पोर्टेंस के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था, इतनी बड़ी इम्पोर्टेंस दी गई थी, उसका महत्व कम कर दिया शीत युद्ध ने, क्योंकि जो संगठन थे, सैनिक संगठन, उसको ये नहीं रोक पाया। अब हम बात करते हैं शीत युद्ध के सकारात्मक प्रभावों के, कि क्या सकारात्मक प्रभाव या परिणाम सामने आए। शीत युद्ध से वैज्ञानिक तकनीकी विकास को प्रोत्साहन मिला। वस्तुतः महाशक्तियों ने अपनी शक्ति के विस्तार के लिए वैज्ञानिक शोध यानी कि वैज्ञानिक रिसर्च पर बल दिया, जिससे परिवहन एवं संचार के तीव्र साधनों का विकास हुआ। तो देखो दोस्तों, एक अच्छा प्रभाव ये पड़ा कि शीत युद्ध के कारण ना दोनों ही महाशक्तियों ने वैज्ञानिक रूप से जो साइंटिफिक जो खोज होती है, रिसर्च होती है, उसको बहुत बढ़ा दिया। दोनों ही महाशक्तियों के बीच कंपटीशन हो गया था। अब यूएसएसआर ने पहले ही मतलब अपने सैटेलाइट वगैरह अंतरिक्ष में भेजे, उसने चांद पर मतलब अपना सैटेलाइट वगैरह भेजा। तो इसी बीच अमेरिका ने भी घोषणा कर दी कि वो सबसे पहले इंसान को चांद पर भेजेगा, और ऐसा हुआ भी था। और तो इसी तरह हम देखते हैं कि दोनों के ही बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता है, तो इससे वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा मिलता है, नई नई चीज़ों की खोज होती है। इसके अलावा एक सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि शीत युद्ध के दौर में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी और भी प्रगति देखी गई। वस्तुतः महाशक्तियों ने विभिन्न उपग्रहों का निर्माण किया। वस्तु संचार एवं मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करना आसान हो गया। तो ये तो मैंने बता ही दिया, वैसे भी पहले वाले के साथ ही अटैच था कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रगति हुई। और जो कम्युनिकेशन का जो क्षेत्र था, परिवहन का जो क्षेत्र था, उसमें भी बढ़ोतरी हुई थी। ये अच्छे परिणाम निकले। शीत युद्ध ने गृह राजनीति को बढ़ावा दिया। फलतः नव स्वतंत्र देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ गए। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व बढ़ा। देखो दोस्तों, शीत युद्ध के कारण ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व बढ़ा, ये बिल्कुल सही है। देखो, अगर शीत युद्ध नहीं होता तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या महत्व था। और आज हम देख सकते हैं, हम कहते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आज महत्व बना हुआ है, बट फिर भी उतना महत्व नहीं बना जितना कि शीत युद्ध के टाइम पर इसका महत्व था। अब जो देश थे वो चाहते थे कि वो खुद के लिए स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति बनाएं, और वो ऐसा तभी हो सकता था जब वो अपनी नीति को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ जोड़ दें। तो कई सारे जो नए स्वतंत्र राष्ट्र सामने आए, उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भागीदारी की, और उन्होंने शीत युद्ध के दौरान किसी भी गुट में शामिल होने से इनकार किया। तो इस तरह शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप एक सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व बढ़ा। देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने शीत युद्ध को काफ़ी डिटेल में समझ लिया। शीत युद्ध के क्या कारण थे, शीत युद्ध है क्या, शीत युद्ध के क्या प्रभाव
आए विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा शीत युद्ध का, शीत युद्ध के चरण क्या थे, इन सभी बातों को हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर लिया है। अब अगर हम बात करें शीत युद्ध कैसे समाप्त हुआ, साम्यवाद कैसे समाप्त हुआ, तो इसे हमें नेक्स्ट चैप्टर में कवर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे कि आखिर शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ, इसकी समाप्ति कैसे हुई। वैसे हम सभी जानते हैं कि इस समय तक आते आते यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई थी और इसी कारण से फिर शीत युद्ध का अंत भी होता है, यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर भी कुछ भी नहीं समझ में आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को और देखिए, थोड़ा-थोड़ा करके देखिए, समझिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। आसान भाषा में ही आपको समझाया गया है और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोज़ में कोशिश करूँगा कि आपका वो डाउट क्लियर कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।